बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और अब मुझे बहुत लोग मिल रहे हैं, सड़क के ऊपर मिल रहे हैं, हर जगह पे जहाँ पे मैं जा रहा हूँ लोग मेरे से एक ही मुतालबा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जनाब आप अपनी आवाज़ जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ तक पहुँचा सकते हैं, आपकी आवाज़ जो है जनरल आसिम मुनीर तक पहुँचेगी, आपकी आवाज़ जो है दीगर अरबाब इख्तियार तक पहुँचेगी, तो हमारा ये मुतालबा उन तक पहुँचा दें। तो मैं अब जो बात करने लगा हूँ ये पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में जितने भी लोग हैं उन सब की ख्वाहिश है, उन सब की ख्वाहिश है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज ही हुक्म करें और दो ऐसे गद्दार जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात में बहुत भरपूर हिस्सा लिया और वो पकड़े गए, बेनकाब हो गए, जिनमें एक कुलभूषण यादव और दूसरा कुमार चतुर्वेदी, ये दोनों शामिल हैं। इनको फौरी तौर पे सरेआम पाकिस्तान में फांसी दी जाए और हिंदुस्तान को बताया जाए कि यहाँ आने वालों का और दहशतगर्दी करने वालों का क्या अंजाम होगा। क्या आप एग्री करते हैं कि कुलभूषण यादव और कुमार चतुर्वेदी को फांसी दी जाए? तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा। देखें, ये बलूचिस्तान के अंदर और KPK के अंदर रॉ की मिली भगत और दरअंदाजी जो है ये कोई नई चीज़ नहीं है। अजित देओल को आप सारे अब जानते हैं, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा उसको जानता है, दुनिया में बहुत लोग उसको जानते हैं। वो तो ऑन रिकॉर्ड है, उसने कहा कि जनाब हमें दहशतगर्दों को ज़्यादा पैसे देने हैं और हमने उनको इस्तेमाल करना है दहशतगर्दी के लिए। तो जब आप पब्लिकली ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं तो आप सोचें कि प्राइवेटली वो क्या क्या करते होंगे। तो हिंदुस्तान की हुकूमत का सिग्नेचर जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत दहशतगर्द मूवमेंट्स के अंदर है। तो पाकिस्तान ने तो कभी भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया, कई दफ़ा बराह रास्त हिंदुस्तान का नाम भी नहीं लिया। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की हाथ है, वोटेवर, इस तरह हमारी खबरें आती हैं। लेकिन हिंदुस्तान जो है बग़ैर तहकीकात किए, बग़ैर किसी एविडेंस के, चाहे वो उरी हो, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो पहलगाम हो, उसका जो है ज़िम्मेदार पाकिस्तान को ठहराता रहा। जबकि एक हमने आपको एक रिलीज़ की थी, मैंने ही एक रिलीज़ की थी रॉ की एक डॉक्यूमेंट, और पाकिस्तान के सारे मीडिया पे भी वो आई थी कि जनाब जिसमें उन्होंने ये तकरीबकाराना प्लान जो है बनाया था पहलगाम वाक़े का, और उसकी इतनी तफसील हमने दिखाई थी और बताई थी। आज तक हिंदुस्तान की हुकूमत रॉ या IB जो है उस डॉक्यूमेंट को इनकार नहीं कर सकी, झुटला नहीं सकी, ना उन्होंने झुटलाया। तो ये बजाते खुद एक अब सच है। वो क्या कहते हैं, नविश्ता दीवार है, लिखी हुई इबारत जो है वो पढ़ी जा सकती है कि क्या लिखा हुआ, ये किसने करवाया। और अब खुद हिंदुस्तान के अपने सर्विंग आर्मी सोल्जर्स जो हैं उन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया है कि आर्मी की एक पर्टिकुलर यूनिट जो है 19 राष्ट्रीय राइफल्स जो है उसके CO की ज़ेर कमांड जो है ये वाक़या पेश आया। उन्होंने दहशतगर्दों को हायर किया अफ़गानिस्तान से और उन्होंने जाकर ये किलिंग्स की। इसमें काफ़ी कुछ लूप होल्स हैं पहलगाम वाक़े के अंदर, जिस तरह से भारत ने एक उंगलियां उठाई और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। भारतीय मीडिया जो है वो तो अब दुनिया के आगे एक्सपोज होकर रह गया। अब वो जो मर्ज़ी कहें, जितना मर्ज़ी वो अपनी भड़ास निकालने की कोशिश करें, पूरी दुनिया के आगे हिंदुस्तान का मीडिया जो है एक नॉन सीरियस मीडिया के तौर पर सामने आया हुआ है। सवाल ये पैदा होता है जो आजकल हर आदमी चहमगोई कर रहा है। मेरा ख्याल है कि जावेद चौधरी साहब जो हैं हमारे बड़े काबिल कदर दोस्त हैं, उन्होंने तो शायद कोई तारीख भी दी हुई है 24 से 25 तारीख के, जनाब उस तारीख को भारत हमला कर सकता है पाकिस्तान पे। तो जिन लोगों को फ़ौजी साजो सामान का या फ़ौजी टैक्टिक्स वगैरह का या इन चीज़ों का इल्म नहीं है, उनके लिए मैं अर्ज़ कर दूं कि बहुत मुश्किल है। यानी अगर नरेंद्र मोदी बिल्कुल पागल हो जाए, अगर बिल्कुल पागल हो जाए तो शायद वो हमला कर दे और फिर उसका जो अंजाम होगा वो आप सोच सकते हैं, क्योंकि फिर इस बारी सिर्फ इंडियन आर्मी के इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट नहीं किया जाएगा, सिर्फ एयर बेसिस को हिट नहीं किया जाएगा। इस बारी मुकेश अंबानी की जो रिफाइनरी है वो भी हमारी लिस्ट पे है, जो अडानी का पोर्ट है सूरत में वो भी, उसके ऊपर भी हमला होगा। इंडिया की जो जुगुलर वेन है ना, उसको अब पाकिस्तान काटेगा और उसको बताएगा। पाकिस्तान में बहुत लोग ऐसे हैं जो दानिश्वर अपनी तरफ से बने हुए हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की बक जो है वो करते रहते हैं, चाहे वो YouTube पे करें, चाहे वो आपस में करें, चाहे वो WhatsApp ग्रुप्स में करें। मसलन एक दानिश्वर आज मुझसे बार बार मेरे से ज़िद कर रहे थे, पूछ रहे थे, कहने कि वो
पता नहीं उनको तो 5 लाख लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ देखते हैं, और वो कह रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, हिंदुस्तान के मिसाइल्स का हमने क्या जवाब दिया। तो भाई मेरे बात सुने, हिंदुस्तान के मिसाइल्स जहाँ जहाँ हमने इंटरसेप्ट करने थे वहाँ हमने इंटरसेप्ट कर लिए। जैसे नूर खान एयरबेस है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वहाँ पे हमारी इंटरसेप्टिंग बैटरीज लगी हुई थी, उन्होंने उसको इंटरसेप्ट कर लिया, उसके इनकमिंग मिसाइल्स को। लेकिन पाकिस्तान का जो साइज़ है, पाकिस्तान का जो हदूद अरबा है, पूरे पाकिस्तान को आप नहीं डिफेंड कर सकते मिसाइल से। और आपके पास लेट से 5, 6, 7 जगहें तो हो सकती हैं, 8 जगहें जिनको आप बैटरीज लगा के इनकमिंग मिसाइल से इंटरसेप्ट कर लें। लेकिन अगर पाकिस्तान भी हर जगह हिंदुस्तान में मिसाइल फेंकना शुरू हो जाए, वो तो खैर अपने जहाँ पे उनके ब्राह्मोस लगे हुए थे, जहाँ पे उनकी S-400 लगे हुए थे, जो सपोजली दुनिया का सबसे अच्छा डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल इंटरसेप्टिंग सिस्टम है, वहाँ पे नहीं डिफेंड कर सकते। खुद S-400 की बैटरीज कई बैटरीज उन्होंने उड़वा दी, वहाँ पे एक शायद बची है। तो आप सोचें कि और कौन कर सकता है ये। जब मिसाइल्स फायर होते हैं, अगर वो तादाद में कई हो तो इजराइल का आयरन डोम भी नहीं उनको रोक सकता। यमनियों के मिसाइल ने भी क्रॉस किया उस आयरन डोम को, ईरान के ड्रोन्स ने क्रॉस किया उसको। सो ये क्रॉस करना इतनी को बड़ी बात नहीं है। और यानी पूरे सिविलियन इलाके जो हैं वो डिफेंड नहीं हो सकते अनलेस एंड अनटिल पाकिस्तान फ़ौज का बजट सडनली ओवरनाइट आप $150 बिलियन कर दें साल का, और उनको कहें कि 3 साल के बाद अब जो है ना हर एरिया को प्रोटेक्ट कर लो, तो वो फिर हो जाएगा। तो जितना हमारा बजट है और 5 साल से वो बजट लॉक हुआ हुआ है, वो इंक्रीज़ तो हुआ नहीं। तो उसमें तो आई थिंक पाकिस्तान ने ना सिर्फ अच्छा किया बल्कि बेइंतहा अच्छा किया, और पूरी दुनिया अब उसका तस्करा कर रही है, पूरी दुनिया उसको एक्नॉलेज कर रही है। बल्कि वॉर टैक्टिक्स में अब ये इस पे कोर्सेज होंगे, वॉर कोर्सेज में, और ये पढ़ाया जाएगा कि पाकिस्तान ने क्या किया। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि भारत का जो नुकसान हुआ है, जब मैंने आपको कहा कि $1 ट्रिलियन तक का हुआ, तो वो हवा में फ़िगर नहीं है, वो एक लेजिटमेट फिगर है। उसकी वजह ये है कि जब 7 एयर बेसेस मुकम्मल तबाह हो गए, उनके साथ हैंगर्स भी तबाह हो गए, उनके साथ रनवेज भी तबाह हो गए, वहाँ खड़े हुए कई जहाज़ भी तबाह हो गए, तो उसकी जब मालियत का आप अंदाज़ा लगाते हैं और ये सोच के कि वो पूरे एयरबेस अब आपको नए सिरे से बनाने पड़ेंगे। जितनी चौकियाँ आर्मी ने इनकी LOC के ऊपर तबाह की हैं, जितने इनके बंकर्स तबाह किए हैं, जितने आप देखें ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तबाह किए, डिविजनल हेडक्वार्टर को पार्शली डैमेज कर दिया, और उसके बाद जो हिंदुस्तान के अपने अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, जो हमारे 4 घंटे का अटैक था, 5 घंटे का अटैक जिसमें हुआ, उस सब को जब आप रिप्लेस करने जाएंगे तो वो एक बहुत खातिर खा कॉस्ट होती है। ऑन टॉप ऑफ दैट जो 300-400 बिलियन डॉलर का इन्होंने पूरा डिफेंस सिस्टम अपना लगाया हुआ था, वो पूरे का पूरा सिस्टम इनके एक्सपोज हो गया। अब हिंदुस्तान के लिए तो वो नकारा हो गया, क्योंकि S-400 उनके पास एक तो है नहीं, और एक ही बैटरी रह गई है, उससे वो हिंदुस्तान को डिफेंड नहीं कर सकते, उनको और लानी है। जहाज़ उनके जो हैं उनके मिसाइल सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है, तो या तो वो जहाज़ उस तरह के लेके आएँ, और या फिर उस तरह के मिसाइल लाएँ जो एक दूसरे के साथ सिंक हों। उनके पास कोई सैटेलाइट नहीं है जिससे वो गाइडेंस लें और अपने वो मिसाइल्स को गाइड करें और उनको आगे लेके जाएंगे, जहाज़ों को गाइड करने के लिए। सो भारत को बहुत लार्ज स्केल पे इन्वेस्टमेंट करनी है, और उसको अपनी फ्लीट में भी चेंजेस करनी है, उसको अपने आर्मामेंट्स में भी चेंजेस करनी है, उसको अपने डिफेंस इक्विपमेंट में भी चेंजेस करनी है। तो जब आप इन सारों का तखमीना लगाते हैं, इस सारी चीज़ों का, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। ऑन टॉप ऑफ दैट $83 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया, ये पहले दिन भारत से निकल गई, और सब्सीक्वेंटली काफ़ी और इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो भारत से निकल गई, क्योंकि ये इन्वेस्टर जो होते हैं ये कबूतर की तरह होते हैं। कबूतर बैठे होते हैं, सारे एक जगह पे बैठे होते हैं, दाना खा रहे होते हैं, चुग रहे होते हैं, और जैसे ही कोई धमाका होता है वहाँ पे, या पटाखा चलता है या कोई गोली फायर होती है, सारे कबूतर एकदम थर थर करके उड़ जाते हैं। और जब वो उड़ते हैं तो उसके बाद एकदम से सारे कबूतर वापस नहीं आते हैं। फिर जब भी वो आते हैं वो एक एक करके आते हैं, इक्का दुक्का ये वो, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम कि वो कबूतर वापस आके बैठे। ये इन्वेस्टर्स जो हैं ये उन्हीं कबूतरों की तरह हैं। पाकिस्तान ने इस वॉर में बहुत कुछ अचीव किया। सबसे पहले पाकिस्तान ने जो अचीव किया वो ये कि उसने बड़ी इज़्ज़त के साथ अपने मुल्क का दिफा किया, उसने बहुत ही इज़्ज़त के साथ अपने मुल्क को प्रोटेक्ट किया, डिफेंड किया। दूसरी बड़ी चीज़ जो हमने मनवाई, हमने
मॉडर्न वॉरफेयर की हमने मिसाल कायम कर दी। ये पहली जंग है दुनिया की तारीख में जिसमें 4.5 जनरेशन का जहाज़ जो है रफ़ाइल, उसको गिराया गया। ना सिर्फ रफ़ाइल, अब कल जो खबरें आई हैं मुझे वो ये है कि मिराज 2000 वो छठा जहाज़ था जिसको गिराया गया। तो मिराज 2000 जो है ये बहुत सुपीरियर एयरक्राफ्ट है, ये भी फ्रेंच एयरक्राफ्ट है और ये भी रफ़ाइल से कम नहीं है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि ये 4.5 जनरेशन का जहाज़ है टेक्निकली। तो आपने उनके दोनों जो 4.5 जनरेशन के जहाज़ हैं और फ्रंट लाइन जहाज़ हैं, ना सिर्फ उनको गिरा दिया बल्कि आपने उनको डरा दिया, धमका दिया कि उड़ाना भी नहीं, तुम हमारे ब्लॉक में आके ट्रैप हो जाओगे यहाँ पे और तुम्हें मारेंगे हम। कोई भी जहाज़ जो है उसको डॉग फाइट में नहीं गिराया गया, वो एरियल कॉम्बैट में ज़रूर गिरे हैं, यानी को 200 किलोमीटर के फासले पे। और अब एयर कॉम्बैट को समझने वाले लोग जो हैं उनका बताना ये है, मैंने उनसे ही सुन के आपको बात बता रहा हूँ कि दुनिया में ये पहली जंग है, पहली लड़ाई है जिसमें 200 किलोमीटर के फासले से एक जहाज़ ने दूसरे जहाज़ को मार गिराया। PL-15 मिसाइल जो है उसने अपनी धाक बिठा दी है और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 हो या J-10C हो, ये सारे अपनी जगह पे नुमायां इनकी कारकर्दगी रही है और सारी दुनिया ने देखी है। तो सवाल ये है कि अगले 10 दिन में हिंदुस्तान के पास वो कौन सी चीज़ आ जाएगी कि जिससे वो पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला करेगा। क्या उसकी फ़ौज का मोरल हाई हो जाएगा, क्या उसका इक्विपमेंट रिप्लेस हो जाएगा, क्या उसके पास जो है वो नए जहाज़ आ जाएंगे, मज़ीद चीज़ें आ जाएंगी जिसे वो कर लेगा। तो देखें, फ़ौज में और आप में एक फ़र्क है। आप गाड़ी ख़रीदते हैं, आप उसी दिन से उसको चलाना शुरू हो जाते हैं। आप उसको मोटरवे पे भी लेके जा सकते हैं, GT रोड पे भी जा सकते हैं, आप सड़क के शहर के अंदर भी चला सकते हैं। लेकिन जब फ़ौज के अंदर वेपन इंडक्ट होता है तो उस वेपन को जो इंडक्ट होता है, चाहे वो कोई गाड़ी हो, चाहे सवारी हो, चाहे वो जैसे टैंक वगैरह, या आप एयरक्राफ्ट ले लें या गन ले लें, मशीन गन ले लें, मिसाइल तो मिसाइल ले लें, चले, इसको इंडक्ट करने के लिए आपको एक बहुत लंबा अरसा दरकार होता है। आप ओवरनाइट आर्मामेंट्स की जो है इंडक्शन वो नहीं कर सकते और पाकिस्तान को इन सारी चीज़ों का बखूबी पता है। दूसरा ये कि 10 दिन 15 दिन में अगर वो लोग को रीवैम्प कर रहे होंगे या आपके ख्याल में कि वो रीग्रुप कर रहे हैं, अपने हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान में डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो कोई क्रिकेट खेल रही हैं, टेप बॉल से नाइट क्रिकेट खेल रही हैं, क्या कर रही हैं, उनको नहीं पता। जो बात मुझे और आपको अगर खदशा हो सकता है तो उन्होंने तो पहले भी आपको सुकून में रखा। यानी हिंदुस्तान की निस्बत आप पाकिस्तान को देखें, एक दिन भी आपके यहाँ ब्लैक आउट नहीं हुआ, कोई ब्राउन आउट नहीं हुआ, आपको सिविल डिफेंस के सायरन नहीं बजे, आपको ये नहीं कहा गया कि हमला हो तो ये करें, तो ये करें, ये करें। उन्होंने कहा आप बैठे रहे अपने अपने घरों में चुप करके, हम आपका दिफा करेंगे। और उन्होंने किया, उन्होंने करके दिखाया, ना सिर्फ आपको बल्कि पूरी दुनिया को। अब पूरी दुनिया जो है ये मानने पे मजबूर हो गई है कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया भारत को, बल्कि दंदान शिकन ये जवाब था। भारत का मीडिया जो है वो पहले भी बकबक करता रहा, भारत का मीडिया कल भी बकबक कर रहा था, भारत का मीडिया आज भी बकबक कर रहा है, लेकिन भारत के अपने अंदर उसके कई दानिश्वर जो हैं वो बहुत से सवाल उठा रहे हैं। कई लोगों को तो मोदी हुकूमत ने चार्ज कर दिया, जैसे इवन करण थापर को इस बात पे उसके ऊपर FIR कटी है कि जी नजम सेठी के साथ इंटरव्यू क्यों किया। अब उसकी वजह है कि नजम सेठी ने उस इंटरव्यू में और उसके बाद अगले दिन मोईद यूसुफ साहब ने उस इंटरव्यू में वहाँ पे पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है बड़ी इफ़ेक्टिवली बयान किया। और लेकिन अब उन्होंने एक मीडिया वॉर शुरू कर दी है। उन्होंने उनको डोनाल्ड ट्रंप ने जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का नाम एक साथ लिया तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक पैरिटी पे आ गए। कल तक जो वेस्ट कह रहा था कि हिंदुस्तान वहाँ पे है, यहाँ पे है, तो और पाकिस्तान जो है यहाँ पे कहीं है, तो आज वो दोनों को बराबर रख के बात कर रहा है। और ये इस जंग के सबसे बड़ा समराट है। पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान के साथ एक पैरिटी है। दुनिया में राफेल तैयारों के ऑर्डर्स कैंसिल होना शुरू हो गए हैं। 2 ममालिक ने तो आज कैंसिल कर दिए हैं और बाकी भी जो है मुझे यकीन है कि अगले 10 से 15 दिन में कैंसिल करना शुरू हो जाएंगे। तो इस फौज का इतना, यानी इस कॉम्बैट का इतना इम्पैक्ट हुआ है कि लोगों ने अपनी डिफेंस जो सर्विसेज हैं उनको रीविज़िट करना शुरू कर दिया है कि हमें ये चाहिए हथियार के, ये नहीं चाहिए। ऑब्वियसली एक तरफ चाइनीज़ था और एक तरफ यूरोपियन था। लोग इसमें चाइनीज़ को क्रेडिट दे रहे हैं, चाइनीज़ की बड़ी मेहरबानी, चाइनीज़ का बहुत शुक्रिया।
लेकिन मेरा ख्याल है खुद चाइनीज़ को भी नहीं पता था उनका वेपन एक्चुअली क्या कर सकता है, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि वेपन का असल टेस्ट जो है वो तो कॉम्बैट होता है, वो तो वॉर होती है, और इस वॉर में जो इस्तेमाल किया वो पाकिस्तान ने करके दिखाया। तो आज से 25-30 साल पहले जब कोई पाकिस्तानी होंगे, चाहे एयरफोर्स में हो, चाहे जनरल्स हों, चाहे नेवी के हों, डीजीडीपी में हों, डीजीपी में हों, जहाँ मर्जी हों, जब उन्होंने फैसला किया होगा कि हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, हमने इस इक्विपमेंट से चाइनीज़ इक्विपमेंट पे आना है, ये भी चाइनीज़ आना है, ये भी चाइनीज़, ये भी चाइनीज़, तो वो कितना बड़ा फैसला होगा, क्योंकि उस ज़माने में तो चाइना का जब एयर कंडीशनर आता था उसकी गारंटी नहीं होती थी। फ्रिज आता था, लोग कहते चल गया तो चल गया, नहीं तो फिर मेड इन चाइना। चाइना की मोटर जो है वो कहते थे सस्ती इसलिए है कि जल जानी है जल्दी। तो उस वक्त आपको ये फेथ होना कि ये टेक्नोलॉजी जो है हमें यहाँ तक ले जाएगी, ये भी एक विजन की बात बताता है, ये भी एक आपको पर्सपेक्टिव का समझाता है। तो एक कुछ छोटे लोग नहीं थे जिन्होंने वो फैसले किए, वो भी बड़े लोग थे, आज उनको भी याद करें, उनका भी शुक्रिया अदा करें। हो सकता है दुनिया में ना हो सकता है रिटायर हो गए हों, हो सकता है वो इस वक्त बुजुर्गी की उम्र में हों, लेकिन वो जो भी लोग थे वो हमारे अनसंग हीरोज़ हैं, जिन्होंने ये फैसला किया कि ये वेपनरी जो है ये पाकिस्तान ने इसका इस्तेमाल करना है, और आने वाले दिनों में साइबर वॉर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में पाकिस्तान ने इंडल्ज करना है। दुनिया की तारीख में ये पहला कॉम्बैट है जिसमें साइबर प्रॉपरली और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो है वो यूज़ हुआ, और एक तरफ दो बड़े ममालिक यानी डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है डिफेंस इक्विपमेंट का, उसके साथ इजराइल, ये दोनों साथ मिले हुए थे और पाकिस्तान से जंग करे थे, और पाकिस्तान ने जो कारी ज़रबें लगाई हैं उसने इनको बिल्कुल नकारा करके रख दिया। ऐसे में हिंदुस्तान जो है वो खुदकुशी का सोच ले तो दोबारा हमला कर दे, लेकिन शॉर्ट ऑफ खुदकुशी बिल्कुल भी चांस नहीं है, मैं नहीं समझता। मुझे कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा, और ये ज़रूर बताइएगा कुलभूषण यादव को और ये दूसरे जो पकड़े गए थे इनको फांसी फौरी तौर पे होनी चाहिए या नहीं। मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।